फोन में फिर वो पीपीटी वगैरह ठीक से शो नहीं होते बच्चों को। तो मैंने आनंद से बात कर रखी है, आनंद कह रहा था एमडीयू की साइट खोली, अब नहीं खोल सकता, क्लास स्टार्ट हो गया। कैमरा ऑन रखो। हाँ इसमें फोटो बढ़िया आ रही, क्लियर ना आती है। कौन सा कैमरा ऑन वाला का भी करवा लेंगे जो का भी जुड़ा है दोनों। हाँ आज 18 बच्चे जुड़ गए थे। कितने टोटल 26 है? 26 में 18 भी बहुत है मेरे लिए तो। कितना पे शुरू करेंगे? 12-20 पे। तो जुड़े हैं कदा? अब तक तो नहीं जुड़ा। नहीं तो फोन पे ले लेंगे जी। उसका तो उसके सब्जेक्ट में डायग्राम वगैरह नहीं होते ना, इसलिए मेरे वाले में डायग्राम वगैरह कई बार समझाना पड़ता है। तो अभी आपके सब्जेक्ट कितने पढ़ाओ हो? अभी 3 है मेरे पास, 12। हाँ बरतवाल का भी कुछ नहीं है, वो बिजी चल रही है। पहले क्या तो रही थी लूंगी, अब क्या कर तो ही संभाल गई लिया करो आप उसका कलेक्शन। हाँ जो उसी का ही एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स मेरे मत्थे जड़ दिया। रिकॉर्डिंग कैसे होगी? रिकॉर्डिंग हो जाएगी, 1 सेकंड तो शेयर सकती है, शेयर करोगे। बच्चा करवाओ कौन करवाओ आप? करवाएंगे मैं मेरा पता है कुछ तो कदम में चला के बैठे छोड़ देते ना मैं बीच में पूछ रहता हूँ वहाँ पर ये चीज़ बता कैसे फीडबैक तो लेता हूँ बीच में। रिकॉर्डिंग भी होती है, सारी चीज़ होती है। ये क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है, अब देखते रहना। बरतवाल मैम से बात करनी पड़ेगी कि इसका जूम का प्रीमियम अकाउंट चाहिए हमें, क्योंकि इसमें 40 मिनट बाद अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। कई बार टॉपिक पूरा नहीं हो पाता भाई साहब, क्योंकि बच्चे देखो अब आगे ना कई बच्चे लेट जुड़ेंगे, बच्चे फिर लेट जुड़ते हैं, टॉपिक पूरा नहीं होता। टॉपिक में 2 दिन में पूरा करवा फिर ऐसे करना 40 मिनट कई टॉपिक बनाओ आप। हाँ कई बार बच्चों के जैसे कुछ डाउट होते हैं ना, वो बीच में डिस्कस कर लेते हैं बच्चे, तो इसलिए एक मिनट टॉपिक हमारा थोड़ा बीच में रह जाता है। ये महीने में या ये मान ले 5-6 हज़ार का है प्रीमियम अकाउंट, 1 महीने का चार्ज। अब जैसे डिपार्टमेंट में हम क्लास लेंगे फैकल्टीज इसी सेम आईडी से, फिर तो करना ही पड़ेगा इनको, फाइल चलानी पड़ेगी, अपर्णा भी से लेगी वो बन सब सेम आईडी हो जाएगी सबके जूम पे, फिर तो देना पड़ेगा, सारी क्लास लगेगी। सेम क्यों अपर्णा अपन से ले लेंगे आप, फिर वही 40 मिनट वाला लिमिटेशन। तो आप एक ही लेक्चर देखते हो 40 मिनट का? हाँ फिर मुझे 2 सेट करने पड़ता है लगभग 40 मिनट। 3 या 2 ऐसे लेते हैं, मतलब फिर अलग अलग उनकी आईडी बनानी पड़ती है ना, एक पब्लिक इकोनॉमिक्स हो गया, एक एग्रीकल्चर हो गया, एक दूसरा हो गया। अगर लिमिट ना हो तो मैं एक ही आईडी में 3 घंटे पढ़ा सकता हूँ, 4 घंटे, फिर कोई लिमिट नहीं है। तो 40 मिनट तो लेते हैं, मतलब ले नहीं सकते, अपने आप ही ऑफ हो जाएगा। हाँ 40 मिनट की लिमिट है। गूगल मीट पे लिमिट का चक्कर है नहीं, लेकिन गूगल मीट पे कई बच्चे टैक नहीं हो पाते, ऐसे रह जाते हैं। जूम पे आज 18 बच्चे थे हमारे पास। अब आगे क्या टाइम हो गया? कोई नहीं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। सब कुछ स्टार्ट है। हाँ सब कुछ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मैं इनको यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा, बाद में एडिट करके थोड़ा सा जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो सारा यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, ताकि जो बच्चे आज कनेक्ट नहीं हो सके ना, उनको भी वो मटेरियल मिल जाएगा। ये बरतवा मैम ने मुझे बताया था कि पहले आप जूम पे क्लास लो, उसे रिकॉर्ड करो और बाद में उसको जो है आप यूट्यूब पे अपलोड कर देना स्टूडेंट्स।
नहीं, अभी कैमरा ऑफ कर रखा है मैंने आनंद से वैसे बात कर रखी है लैपटॉप के लिए, कह रहा था 10-12 हज़ार में भी ठीक सा आ जाएगा। वो नकली था, उस था भी सस्ते वाला 17 हज़ार का, तो और 10-12 हज़ार वाला कह रहा था आनंद की आ जाएगा कोई, मैं दे दूंगा। ठीक है भाई, दे हाँ, अब तो बहुत ज़रूरी हो गया है कोरोना के टाइम से, अब सारा काम ही ऑनलाइन हो रहा है। उससे आगे भी जा सकते हैं उससे। अरे कंप्यूटर सेंटर में किसी का नंबर है आपके पास? मुझे बात करनी थी वही एडमिशन से रिलेटेड, कितने हो गए हैं कंप्यूटर सेंटर में, बताओ किसको जानते हो आप? UTD 208, UTD 208, हाँ। लैपटॉप तो लैपटॉप सिर्फ जो मुझे लैपटॉप में फ़ोन में ये हो रहा है, जो कितना सही दिख रहा है सारा कुछ। फ़ोन छोटा सा है यार उसमें। फुल की स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? बताओ एक बार। दिख रही है सर, दिख रही है। हाँ, तो ये आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, आसान सा टॉपिक है और ये मैंने एक रिसर्च पेपर उठाया है, काफ़ी अच्छा है। तो इसमें मैं ये देखना है कि एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस अभी भी है इंडियन इकोनॉमी में या कम हो गई है। तो वो सारी चीज़ें आज हमें डिस्कस करनी है। ऑल्दो कि जो शेयर है जो लोगों का पॉपुलेशन, वो तो देखो कम हुई है। किसी टाइम में 75% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में लगे रहते थे, और अगर आज मैं लेटेस्ट डेटा की बात करूं 2020 की, तो 49% लोग ही जो है एग्रीकल्चर में रह गए हैं। तो ये तो श्योर है कि भाई इसका जो पार्टिसिपेशन है लोगों का एग्रीकल्चर में वो कम है, इसमें जो कोई डाउट नहीं है। और रही बात कंट्रीब्यूशन की, कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में, तो वो भी जो है दूसरे सेक्टर के मुकाबले कम है काफ़ी। जैसे कल भी मैंने डिस्कस किया था कि यूएसए में जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो एग्रीकल्चर में 1-2% ही लगे हुए हैं, और इंडिया में जो है 50% लोग लगे हुए हैं, और तब भी जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो हार्डली 16% के आसपास है सारा। तो कहीं ना कहीं दिक्कत वही है कि जो एमपी है, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में, वो जो है 0 है। अब कायदे से तो ये है कि अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का 16% है, तो उसमें बस 20% के आसपास लोग रहने चाहिए एग्रीकल्चर में, लेकिन अभी कितने हैं? 50%। तो जो एक्स्ट्रा जो 30% है, उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर में, वो जो है मतलब 0 है, कि उसमें उनका कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो हम जिसे हम कहते हैं कि भाई छिपी हुई बेरोजगारी है, कि भाई बहुत सारे लोगों को कुछ काम मिलता नहीं है तो एग्रीकल्चर में इंगेज हो जाते हैं, तो वो एक छिपी हुई बेरोजगारी का रूप एग्रीकल्चर में पाया जाता है। तो लेकिन इम्पोर्टेंस बहुत है, और इसमें लिखा भी हुआ है एग्रीकल्चर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया इकोनॉमी एंड एट प्रेजेंट इट इज अमंग द टॉप 2 फार्म प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। अगर इंडिया की बात करें इसमें जो है देखिए देखिए बोल रहा कुछ ना तो मैंने बता दी जल्दी सर बोला। तो इसमें जो है टॉप 2 फार्म की जो है प्रोड्यूसर है। दिस सेक्टर प्रोवाइड्स अप्रोक्सीमेटली 52% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल इन इंडिया and contribute around 18% of the GDP. Agriculture is the only means of living for almost 2/3 of the employed class in India. As being stated by the economic data of financial year, agriculture has acquired 18% of India's GDP. The agriculture sector of India has occupied almost 43% of India's geographic area. अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें, इंगेजमेंट की बात करें,
तो इंगेजमेंट अब लोगों की थोड़ी कम हो रही है, 50% से नीचे चली गई है। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो भी जीडीपी में दूसरे देशों के मुकाबले ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, क्योंकि इसका कल भी हमने डिस्कशन किया था कि हमारे पास जो फसलें हैं, हमारे में जैसे ज़्यादातर किसान जो है गेहूं और धान में लगे हुए हैं, मोस्ट ऑफ किसान। तो इसकी वजह से जो कैश क्रॉप्स हैं, जो नकदी फसलें हैं दूसरी, जैसे कि आपकी दालें हैं काफ़ी महंगी है, आपका जैसे मशरूम है, उसके अलावा आपका फ्लोरिकल्चर है, आपका और भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, उन सारों पे किसानों का ध्यान जो है थोड़ा कम ही जा रहा है। तो इस वजह से जो इनकम है वो इनकम ज़्यादा जनरेट नहीं हो रही है किसान की। अब किसान के साथ सिचुएशन ये है कि 2 साल तो वो प्रॉफिट में रहता है, अगले फिर 2 साल फिर से वो लॉस में चला जाता है। तो इसलिए जो किसान का जो इकोनॉमिक लेवल है वो उतना ही रहता है, मतलब वो ऊपर नहीं बढ़ पाता। और कई किसान ऐसे भी फंसे हुए हैं कि वो चाह के भी एग्रीकल्चर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनके सर्वाइवल पे खतरा है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो फार्मर्स के इनकम को लेके है कि किसानों के पास की जो इनकम है एक तो स्टेबल नहीं है। एक साल ज़्यादा हो जाएगी, दूसरे साल फिर कम हो जाएगी, फिर तीसरे साल ठीक हो जाएगी, अगले साल फिर लॉस में चला जाएगा। तो जो एक लेवल जो मेंटेन करके रखना चाहिए वो लेवल जो है मेंटेन नहीं हो पाता किसानों का। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पे है। उसके बाद हम आगे चलते हैं इसमें। एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल इंडिया, कि एग्रीकल्चर जो है आपका सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। इट कंट्रीब्यूट्स 25% ऑफ इंडिया जीडीपी। इट इज़ स्टिल डिपेंडेंट प्राइमरली ऑन द मानसून। बहुत सारी नहरें हम गवर्नमेंट ने खोद दी है, बहुत सारे सिंचाई के स्रोत भी करी हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर भी हमारी मानसून पे डिपेंडेंस कम नहीं है। अगर एक साल ही मानसून अच्छा नहीं आता है तो हमारा जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है लॉस में चला जाता है। उसके बाद द ड्रोट इन नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट इन फाइनेंशियल 9 क्रिएटेड शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। वैसे अब तो इतना सूखा और अकाल वगैरह पड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर आज से 30-40 साल पहले की बात करें तो बहुत ज़्यादा अकाल पड़ते थे, सूखा पड़ता था। महाराष्ट्र में तो आज भी सिचुएशन कई बार ऐसी है कि सूखा पड़ जाता है। वो तो थोड़े रिसोर्सेज हमारे पास अच्छे हो गए हैं और इन सब चीज़ों की वजह से जो है अब सूखे और वो सारी चीज़ें पड़ना थोड़ा कम हो गई है। उसके बाद रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो पहला रोल तो यही है, शेयर इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में इसका बड़ा रोल है। दूसरा जो है अनाज प्रोवाइड कराते हैं लोगों को एग्रीकल्चर। तीसरा जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है, बहुत सारे लोगों का जीवन इसी पे निर्भर करता है एग्रीकल्चर पे। प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्री, बहुत बड़ा रोल है। कल हमने इसकी बात की थी, इंटरसेक्टर लिंकेज ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसमें कल मैंने ये कहा था कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर जो है कॉम्पिटिटर नहीं है, पार्टनर है, कि दोनों में जो है एक पार्टनरशिप होनी चाहिए और दोनों में जो है रिलेशन पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि अगर इंडस्ट्री आगे बढ़ रहा है तो एग्रीकल्चर भी आगे बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री को। उसके बाद फिर मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कि जो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट भी जो है आपका मार्केट में एग्रीकल्चर के लिए ही यूज होता है। जैसे ट्रैक्टर बनाया, यूरिया बनाया, पेस्टिसाइड बनाया और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडस्ट्री बनाती है, वो सब के सब जो है यूज होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है? मार्केट है। उसके बाद अगर बात करें इम्पोर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड भी है। हमारे बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे हमारा बासमती राइस वर्ल्ड फेमस है, बहुत अच्छी जगह पे वो बिकता है, उसका एक बहुत बड़ा लेवल है। ठीक है, उसके बाद हमारी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वीट है, कॉफ़ी है, चाय है, मसाले हैं। मसाले हमारे वर्ल्ड फेमस है, काफ़ी बिकते हैं हमारे, बहुत ज़्यादा उनको पर्टिकुलरली पसंद किया जाता है स्पाइसेस को। तो ये क्या है, एक तरह से इंडिया की पहचान जो है ये हमारा एक्सपोर्ट जो है बनता है। और क्वालिटी को लेके तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अब जो एक्सपोर्ट है और जो पहले का एक्सपोर्ट था उसमें काफ़ी चेंज आया है। ठीक है, तो इसमें मुझे एक चीज़ याद आ गई है, मैं किससे पूछूं? सालू अनम्यूट करो अपने आप को।
यस सर। तो जो हमारी पहले एक चीज बड़ी फेमस होती थी, रेशम का कपड़ा, कुछ साल पहले इंडिया में, और वो अंग्रेजों के टाइम में भी काफी वर्ल्ड फेमस था, उसके क्वालिटी को लेके काफी वो बिकता था। तो अब रेशम का कपड़ा उतना फेवरेट क्यों नहीं रहा लोगों का? सिल्क की बात कर रहा हूँ मैं। सर आई थिंक तो जैसे कि आजकल लोग तो ज्यादा ब्रांडेड चीजें ही यूज करना पसंद करते क्या कह रहे हो? हैं। लेकिन जो मेरे हिसाब से सर मेरे मेरे उसमें है तो मतलब कि ब्रांडेड चीजें जो आजकल ट्रेंड में होती है वो लोग ज्यादा यूज करना हाँ, प्रेफर करते हैं। हाँ, ये तो है। जैसे अब तो जीन्स आ गई है, लिनिन आ गया है, कई टाइप के कपड़े अब तो मार्केट में है। तो वो जो सिल्क, जो पहले उसके इतने चर्चे होते थे, कहते थे सिल्क का कपड़ा ऐसा होता था कि उसको रिंग के आर पार भी आप निकाल सकते थे, अगर क्वालिटी वाइज बात करें तो इतनी अच्छी क्वालिटी उसकी होती थी सिल्क की। लेकिन अब जो है कंपोजिशन काफ़ी चेंज हो गया है हमारा एक्सपोर्ट का। अब जो हम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं वो जो है अलग है। अब हमारा टेक्सटाइल अलग है। पहले कोट, अब कॉटन और इसका जो है काफ़ी ज़्यादा रहता था। तो ये सारी चीज़ें भी हमें अपने मायने में रखनी है कि एक तरह से ये जो है डिग्निटी की बात हो गई है कि अब हमारा जो एक्सपोर्ट है वो अलग है, पहले जो हमारा एक्सपोर्ट था वो अलग टाइप का था। तो इंटरनेशनल ट्रेड के वे में देखें तो काफ़ी इसकी इम्पोर्टेंस रही है। जैसे आपका शेयर इन नेशनल इनकम है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे लोगों को एग्रीकल्चर ने जो है जॉब प्रोवाइड कराई है। प्रोविजन ऑफ फूड ग्रेन्स है, सबसे ज़रूरी है। अगर अनाज ही नहीं होगा, फूड ही नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स है, ये डिस्कस हो चुका है। मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है। अर्नर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये जो आपकी बासमती राइस है, कॉफ़ी है, चाय है, जो ये बाहर जाके बिकती है तो इसके बदले में हमें जो है डॉलर मिलता है, फॉरेन करेंसी मिलती है, जो कि हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। फॉरेन करेंसी जो है ज़्यादा हमें मिलती है, इसकी वजह से जितना ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट होगा हमारे लिए उतना ही अच्छा है। उसके बाद बात करें सिग्निफिकेंस फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। सिग्निफिकेंस के लिए यही है कि जैसे आपका गन्ना मिल, शुगर मिल होती है, वहाँ पे जैसे आप देखते हो कि कई दिन पहले किसान चल पड़ता है अपने गांव से और जो है अपना प्रोडक्ट जो है वहाँ पे वो सप्लाई करता है। उसके बाद है सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में के लिए रिवेन्यू कैसे होगा, ये कैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर पे तो हम टैक्सेशन लगाते नहीं हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर को जो है टैक्सेशन फ्री किया गया है। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि फिर भी कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू जनरेट करते हैं, क्योंकि जब हम अपना कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तब उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। तो इसलिए वो कस्टम ड्यूटी जो है गवर्नमेंट के लिए क्या है, टैक्स रिवेन्यू का काम करती है। उसके बाद उन्होंने लिखा है चेंज इज हैपनिंग इन रूरल इंडिया बट इट इज हैज स्टिल ए लॉन्ग वे टू गो। पहले जो किसान की एक इमेज थी, किसान की अगर मैं 20 साल पहले की बात करूँ कि अगर कोई आके मुझे ये कहे कि भाई मेरे फादर जो है वो एक किसान है, तो मेरे दिमाग में 20 साल पहले क्या इमेज आती कि भाई किसान का मतलब क्या, एक कुर्ता पजामा पहना हुआ आदमी जिसके कपड़े मिट्टी में धसे हुए हैं, उस टाइप की एक इमेज थी, जो अब नहीं है, अब कम है। 10-15 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। तो जो किसान की इमेज थी कि हर टाइम मिट्टी में मिट्टी होना पड़ता था किसान को। लेकिन अब थोड़ा सिनारियो चेंज हो गया है। अब क्योंकि मशीनें बहुत ज़्यादा आ गई हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो अभी आपको ऐसे किसान भी बहुत सारे मिल जाएंगे जो साफ़ सुथरे कपड़े डालते हैं। बड़े किसानों की अगर मैं खासकर बात करूं, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे किसान आजकल आपको देखने को मिल जाएंगे जो जीन्स भी डालते हैं, मॉडर्न भी हैं, स्टाइलिश भी है। तो अब धीरे धीरे वो जो परसेप्शन हमारा पहले था एग्रीकल्चर के बारे में, किसान के बारे में, वो जो है धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। तो अभी कुछ टाइम पहले एक वर्कशॉप हुई थी, वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के ऊपर के बारे में ही थी कि भाई एग्रीकल्चर में एक स्टडी हुई थी, तो उसमें एक बात सामने आई थी कि अभी भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि उनका अच्छा सिस्टम है, अच्छे खेत है, इनकम भी अच्छी हो जाती है, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाती कई बार।
तो थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा कि अभी भी एग्रीकल्चर को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शन लोगों में है। तो मैं सौरभ से बात करना चाहूँगा इस बारे में। सौरभ अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो। हाँ सौरभ। जी सर बोलिए। अब जैसे कई बार देखने में मिलता है कि एक लड़के के पास चॉइस आई है दो लड़कों की, कि एक लड़का तो जो है जी जॉब करता है, कलरक है, टीचर है, कुछ भी ABCD टाइप की जॉब उसके पास है, शहर में छोटा सा मकान जी है, सेटल है शहर में। जी और एक दूसरा जी। लड़का है जो गांव में रहता है, खेती बाड़ी करता है, अच्छे किले हैं उसके पास, लेकिन लड़की ज़्यादातर वो जी जॉब वाले को चुनती है, ऐसा क्यों? क्योंकि सर लड़के से गांव का काम नहीं हो सकता। अच्छा। गांव की वो जो मेंटलिटी है वो, और जो मेंटलिटी है ना गांव वालों की और हम्म, शहर वालों की, उसमें काफी डिफरेंस होता है। अच्छा, ये एक सोशल रीजन जो है। फ्रैंक शहरीपन में होता है वो हम्म। गांव में नहीं होता। जैसे मुंह ढक के चलना, पर्दा करके, या फिर और कोई बात हुई, जैसे कोई भी लगा लो, हम्म। लेडीज से बात करने की या जेंट्स से बात करने की परमिशन होती है, वो अलाउड नहीं होती ज्यादातर गाँव में किसी को। हम्म। और भी बहुत सारी रोक टोक होती हैं हाँ ठीक पहनने है। के ऊपर भी। वो हम्म। सब गांव में रोक टोक होती है, लेकिन शहर में फुल फ्रीडम होती है। हाँ ये तो है कि प्राइवेसी है, एक फ्रीडम है, आप कैसे भी चल सकते हो, खा पी सकते हो। फ्रीडम एक बहुत बड़ी चीज़ है लड़की के लिए आज के टाइम में। ये जीवा एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो। गाँव में लड़की बह के आओ है शादी करके, हाँ। तो मूवी देखने चली जाइए कल को सिनेमा में, तो गाँव में कहते हैं फलाना की बहू फिल्म देखने जा रही थी थिएटर में। अच्छा, उसका भी एक इशू बन इनका जाता बिल्ला है। एटीट्यूड, उसका भी इश्यू बना देंगे जी। शहर में कोई किमें कर लो, कोई इश्यू ना बना, नॉर्मल है। हाँ वहाँ सब नॉर्मल है। तो मेन इशू तो देखो लाइफस्टाइल का है कि गांव में जो है लड़कियों को एक तरह से वो बंदिश जो है फील होती है कि हम बंधे हुए जी नहीं सर। रह सकते। ये क्या है कि जेल सी हो, चार दीवारी के अंदर कैद समझा अपना आपने। अच्छा अच्छा। लेकिन जो अगर ये तो चलो सोशल एस्पेक्ट से हमने बात की है सामाजिक ढांचे की वजह से, लेकिन अगर इकोनॉमिकली चीज़ जी देखे, अगर वो एक कल्लक से शादी करती है जिसकी सैलरी 20-25 हज़ार है, वो तो ये देखे नौकरी रहना है पूरी जिंदगी। लेकिन अगर वो किसान से शादी करे जी। तो किसान के पास 20 एकड़ जमीन है, किसान खुद का मालिक है, तो वो उस एस्पेक्ट से क्यों नहीं सोचती कि शहर में तो छोटा सा क्योंकि सर मकान उसको फिर ये मिलेगा। सोचना पड़ता है कि if जी गांव में रहोगी, किसान का ब्याह दी गई, हम्म। तो जी उनका भैंस गावड़ी भी होंगी। हाँ पक्का। अगर डेफिनेटली। कोई लड़की घरेलू नहीं है ज्यादा, तो हम्म। उसने फिर सारा तो डांगरा काम करना पड़ा जी। सच्चाई है। गोबर वगैरह उठाना पड़ेगा, दूध वगैरह निकालना पड़ेगा, हम्म। और खेत में जाके फिर जो लामड़ी भी करवानी पड़ेगी, हम्म। सवारी गद्दे भी काट काट के लाने पड़ेंगे, और हम्म। मिट्टी के लिए मिट्टी होना पड़ेगा जी। लाइफ हार्ड हो जाएगी, मतलब हार्ड लाइफ हो सकती है। गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो, काम करना पड़ेगा घर से बाहर। हम्म। और अगर कल रख के पास जाएगी, तो फिर बेशक तो सरकारी उम्र, सारी उम्र सरकारी नौकर हो, एक कमरा में एसी नीचे बैठ के आराम से रेस्ट करेगी, हम्म। चलो मैं और और घर का घरेलू काम हाँ और लड़कियों की सलाह ले लेता हूँ इसके बारे में। सपना अनम्यूट करो अपने आप को एक बार। यस सर। हाँ आज सौरभ ने जो कहा आप उससे एग्री करते हो, यही सच्चाई है क्या? सर ये तो सबकी अलग अलग मेंटेलिटी है सर। कुछ लेकिन मेजोरिटी ऐसे क्या भी है। सोचती है, ज्यादातर लड़कियां क्या सोचती है, मैं बस वही पूछ रहा हूँ किसान के बारे में, सर एग्रीकल्चर के बारे में। सर ज्यादातर तो यही सोचेंगे कि गवर्नमेंट जॉब जॉब वाला होना चाहिए, अच्छी हम्म। पोस्ट होनी चाहिए। लड़कियों की तो यही मेंटेलिटी होती है ज्यादातर। और अगर प्राइवेट भी होती है तो वो थोड़ा अच्छे लेवल की होनी चाहिए। हाँ। और किसान किसान जैसे बता रहे हैं कि गांव में अगर शादी होती है तो सर गांव का थोड़ा सही, ये सौरभ सही कह रहा है, कल्चर ही पूरा अलग होता है सर। हम्म। शहर के हिसाब से सिटी में हम मतलब पूरी फ्रीडम होती है, और फ्रीडम भी आजकल जरूरी है सर लड़कियों के लिए। हाँ आज जरूरी बन चुकी है गांव वो में चीज़। जाके उसका, यस सर, तो इसलिए वो ज्यादातर तो गवर्नमेंट जॉब या किसी जिससे वो शहर में रह सके, सिटी में रह सके और अपना लाइफस्टाइल भी प्रॉपर बनाए रख सके, ऐसी आई थिंक होगी। मेरे हाँ। हिसाब से तो सर यही है। चलो इसके लिए सौरभ के सपोर्ट मिल चुका है वोट। अब मैं सालू से बात करता हूँ। सालू अनम्यूट करो अपने आप को। यस हाँ जी, आपको क्या लगता है? अगर देखा जाए तो सर काफी जगह में जो मतलब कि गांव भी है उनमें भी काफी चीजें डेवलप हुई है, उनके हाँ। लोगों की काफी
चेंज हुई है, सब हम्म। लोग एक जैसे नहीं है ना, तो काफी जगह में फ्रीडम मिलती है हमें रूरल एरियाओं में अगर हम हम्म। तो हाँ, ये तो अगर ये तो जैसे उसको देखना मिलता है। सिचुएशन। तो गांव की जो इमेज बनी हुई है, अब गांव काफी चेंज हो गए हैं। अब तो लोग ऐसे हैं, शहर की बजाय गांव में जाना पसंद करते हैं। बड़ी बड़ी कोठी बना रखे हैं गांव में, ये खेती सर में अभी रह तो रहे हैं। मतलब कि हम प्रेजेंट में देखते हैं तो काफी मतलब कि परिस्थितियां चेंज हो चुकी है, सिचुएशन काफी चेंज है, लोगों की मेंटेलिटी में भी काफी फर्क है। हाँ, कुछ गांव जो है वो अब शहर जब जैसे हो गए हैं, ये तो देखो मानना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें अब हाँ बदल जी गई सर, अब जैसे हम लोग भी तो अभी गांव से ही बिलोंग करते हैं ना, तो हैं। अभी हम शहर में इजीली जा सकते हैं, लड़कियां कुछ भी अपनी किसी भी फील्ड में कुछ भी काम कर सकते हैं और अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, खुले में हम जा सकते हैं सब कुछ में तो। ठीक। हाँ, ये है। अभी देखो कुछ, अभी थोड़ा लोगों का थोड़ा सा ना चीजें चेंज होती जा रही है अब लोगों के लिए। पहले शहरों की तरफ दौड़ते थे, अब जिसके पास पैसा है, जो अच्छे से सेटल हो गया है, अब उनका दोबारा से मन कर रहा है कि वो गांव में जाए, एक अच्छी सी कोठी बना के खुले एरिया में रहे। ये भी चीजें देखने को अभी मिल रही है आजकल। और रहते भी हैं लोग, ऐसा नहीं है कि गाँव में सारे गरीब रहते हैं। बड़े बड़े आदमी भी रहते हैं जो पॉलिटिकल भी हैं और सारी चीज़ें भी हैं, पावरफुल भी हैं। तो अब वो पहले वाली चीज़ें तो पर है नहीं। गांव का इन्वॉल्वमेंट है ना, क्या कह रहे हो? जो बताओ। तो जो गांव का इन्वॉल्वमेंट है ना, हम्म। उसको जो उसको सूटेबल हो गया तो बंदा गांव का इन्वॉल्वमेंट अच्छा लगता है शहर के इन्वॉल्वमेंट। ये भी है। हाँ, तो बस यही था मेरा मेन कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं हमें किसानों के बारे में जो अपनी थिंकिंग है वो थोड़ी चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब के टाइम में जैसे बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जैसे कल भी बात हुई थी कि एंटरप्रेन्योर क्लब में एक वो बंदा आया था जो पहले एक किसान था, वो एंटरप्रेन्योर बन गया है और वो मिल्क प्रोडक्ट जो है अपने सेल करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अब जो किसान को लेके हमारी इमेज थी, कहीं ना कहीं हमें वो बदलने की ज़रूरत है। अब किसान जो है काफ़ी अवेयरनेस उसके अंदर आ गई है, और उसके अंदर जो है एक जो समझ है टेक्निकल, वो सारी चीज़ें भी उसके अंदर आ गई है। और रही बात ये लाइफस्टाइल की, फ्रीडम की, गाँव को देखो चेंज तो होना ही पड़ेगा। काफ़ी हद तक अब चेंज हो गए हैं, लेकिन जिन गाँव में चेंज अब तक नहीं आया है, एक न एक दिन वो भी अल्टीमेटली चेंज होने पे ही है। क्योंकि ये हमेशा ही रहता है कि कोई भी चीज़ जब शहर में चलती है तो वो गाँव में ज़रूर पहुँचती है, चाहे वो चीज़ अच्छी हो या बुरी हो। और रही बात इनकी मॉरल वैल्यूज़ की, सोशल वैल्यूज़ की, अब तो जो बेसिकली ट्रेंड है वो जॉइंट फैमिली का तो देखो रहा नहीं है। अब जो है न्यूक्लियर फैमिली है, सिंगल फैमिली है, और वही ट्रेंड जो है अब गाँव में देखने को मिलता है। तो कहीं न कहीं इस सोसाइटी को ही जो है इसके आगे झुकना पड़ेगा, और सोसाइटी को जो है चेंज होना पड़ेगा कि जैसी हमारी अभी की आगे वाली जनरेशन है, उस हिसाब से वो अपने रूल सेट करे। वो पहले वाली चीज़ें अब नहीं रहेंगी। तो ये इसमें एक मेन बात है। तो ये टॉपिक बिल्कुल ईजी से था कि इसमें हमें बस रोल ही बताने थे कि कौन कौन से रोल जो हैं एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट हैं। उसके अलावा इसमें आप और भी चीज़ें डाल सकते हो, जैसे कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए हमें थोड़ा इनोवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि भाई ऑर्गेनिक के अलावा जैसे मधुमक्खी पालन है, मछली पालन है, इन चीज़ों में भी कहीं ना कहीं आगे आने की ज़रूरत है सर। क्योंकि एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं है कि बस आपने बीज बोया और काटा। एग्रीकल्चर अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें आती है एग्रीकल्चर के, आप सोच नहीं सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर हमें इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा बढ़ाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एग्रीकल्चर की अलाइड एक्टिविटीज़ हैं उन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, पशुपालन वगैरह की, इन सब चीज़ों की। तो पशुपालन से मुझे एक चीज़ याद आई है, अमरीक अनम्यूट करो अपने आप को। जी सर। ये भाई आपको पशुपालन कितना फायदे का सौदा लगता है ये बताओ। गाय भैंस पालना, बेचना, खरीदना, कितना बेनिफिशियल है ये आज के टाइम में? सर आज के टाइम में ये है सर, ज्यादा पालो तो फायदा है, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है अमरीक। काम तो सर नेटवर्क इश्यू है सर। अच्छा अच्छा। हेलो। हाँ, अब बताओ, अब ठीक आ रही है। हाँ सर।
हाँ सर, ये कह रहा था सर, एक पशु पालने से तो कोई फायदा नहीं है सर। अच्छा। हाँ, ज्यादा पालो तो फायदा है सर, क्योंकि ज्यादा पालने से ये होता है कि काम तो वैसे भी करना है, तो हाँ। ज्यादा का भी उतना ही होता है वैसे अच्छा तो अच्छा। इससे ये है कि मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होगा और हम्म। ज्यादा आमदनी होगी सर। तो अभी जैसे ये मुर्रा भैंस के बारे में हम सुनते हैं, इसको लेके अभी भी क्रेज है लोगों में या थोड़ा कम हो गया है? जो इसकी नस्ल है भैंस की, वही मुर्रा वाली भैंस ज़्यादा अच्छे रेट पे बिकती है, दूध ज़्यादा देती है, क्योंकि वो हर कहीं तो नहीं दिखाई देती मुर्रा हाँ भैंस। हाँ सर, वो क्या, क्योंकि वो दूध ज्यादा देती है ना, इसलिए उसकी ज्यादा डिमांड है सर, तो हम्म। इसीलिए उसका प्राइस भी ज्यादा है अच्छा अच्छा। और उसके दूध में फैट भी ज्यादा होता है सर। हम्म। तो अब तो वैसे तो सर यहाँ भैंसें तो कम होती जा रही हैं और गाय को पालना शुरू कर दिया लोगों ने, क्योंकि बिल्कुल। भैंसें महंगी हो रही हैं सर, हाँ, तो गाय के गाय को पालना शुरू के- कर दिया सर लोगों ने। गाय के दूध के पर डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है। हाँ सर, ये वैसे भी अब भैंसें बहुत ज्यादा कम हो गई हैं हरियाणा में, और हम्म। कम होती जा रही हैं दिन ब दिन, और गांव गायें ज्यादा अब पालने लगे लोग सर। हम्म। तो कहीं ना कहीं ये पशुपालन भी जो है, हम ये तो नहीं कह सकते कि वो किसान पूरी तरह से इस पर डिपेंड हो सकता है, लेकिन ये है किसान के लिए कि उसके लिए ये हेल्पिंग हैंड का काम कर सकता है, कि भाई थोड़ा साइड बाय साइड जो है, अगर पशुपालन उसका ठीक चलता है तो साइड बाय साइड जो है उसको सपोर्ट मिलता रहेगा, ये हो सकता है। तो ये हमारी जो मेन बात थी वो यही थी कि आपको जो है एग्रीकल्चर और उसके अलाइड एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। किसी को कोई चीज़ पूछनी हो इससे रिलेटेड एग्रीकल्चर से तो आप अभी पूछ सकते हो, क्योंकि ये हमारा टॉपिक छोटा सा था। और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी मंडे को होगी डायरेक्ट, क्योंकि कल को यूनिवर्सिटी बंद है, आपको पता ही है। हम्म। सर अनम्यूट करो एक बार आप अपने आप को। जी सर। अभी अप्रैल में एक प्रेडिक्शन की थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कुछ दिन पहले, और वो प्रेडिक्शन ये थी कि 50% इंडियंस को कोरोना होगा। तो आपको क्या लगता है? सर डेफिनेटली होगा, वो तो जिस तरह से दिल्ली के केसेस बढ़े, होगा डेफिनेटली होगा। 50+ भी जाएगा, अभी सर्दी आने दो, 50+ भी दिखा दूंगा आपको आते हुए। जो मार्केटिंग ये चल रही है ना, हाँ। इनकी काउंटिंग पर डे इंक्रीज होती जा रही है। पहले 50,000 पर डे थी, अब 75,000 पर डे हो चुकी है। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो मैंने भी सुना है। तो अब तो मेन सर बात। डॉक्टर भी इसके, बताओ। सर पहले क्या था कि लोग डरते थे इससे, वायरस से, हम्म। तो इस वजह से काफी मतलब हर चीज को सीरियस लेके चलते थे। लेकिन हम्म। जैसे जैसे वायरस पुराना होता गया, इंडिया के लोग इसको नॉर्मल रिएक्शन में लेने लग गए। डेली वर्क जो रूटीन है सेम टू सेम कर रहे हैं। अब जैसे केस बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर डर कम हो रहा है। यही तो। बिना मास्क के, बिना ग्लव्स के और बिना हैंड वॉश के घूम रहे हैं सब। हम्म। अब मैं जैसे इस तरह बस से में सर जाता केस हूँ अब तो दिन, बस जैसे फुल भरी रहती है, और हार्डली शायद 5 बंदे बस में, पूरी बस में मास्क लगा के रखते हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं। तो सर उसमें से अगर अगर सर उसमें से किसी एक को भी कोरोना मिल गया, हम्म। और फिर चाहे किसी ने मास्क लगा रखे हो या ना लगा रखे हो, क्या फर्क पड़ता है? वो तो सबको चपेट में लेगा। हाँ, पहले इन्होंने ये रूल एक बनाया था बंदे के, कि सिर्फ 30 सवारी बैठेगी बस में, अब इन्होंने रूल बना दिया कि नहीं फुल भर लो, 50 55 तो 60। सर इसकी वजह से सर ये भारत की अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं इसको, जीडीएस को 2.35 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान तो हुआ ना अभी। हम्म। काफी घाटे में जा चुकी है। बोल रहे हैं कि बाहर से लोन वगैरह लेंगे, कर्जा उठाएंगे। अभी आप ये देख लो कि कोरोना क्राइसिस में 2 करोड़ जॉब्स चली गई हैं इंडिया में, 2 करोड़ लोगों की जॉब जो है वो छीन चुकी है कोरोना क्राइसिस की वजह से। और सर 50% कंपनियां बंद हो चुकी हैं हाँ। तो इसकी वजह से। तो अब इसके लिए कोई सरकार जो है प्लानिंग, मैं तो टीवी देखता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, तो टीवी पे तो मुझे कुछ दिखता नहीं, सारा दिन वो सुशांत वाला न्यूज़ आ रहता है, और मुझे पता नहीं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर, क्या वो इतनी इम्पोर्टेंट उसका चीज़ तो है जी कि बेरा कोनी जी। पता नहीं तो वो। जी सुशांत अलग, फिर कोरोना चल है जी, कोरोना भी इतनी इंपोर्टेंट चीज कौन की तरह दिखा रखी है हर जगह। कोरोना सब ने बेरा कि लोग मन लाग रहे हैं, कोरोना से पीड़ित होते जा रहे हैं, लेकिन जो मेन न्यूज है वो कोई दिखा नहीं रहा। देश की अर्थव्यवस्था का क्या हालचाल चल रहा है, या हाँ। फिर देश के ऊपर क्या, बाहर लोगों में क्या हो रहा है, बाहर के देश में क्या हो रहा है, हर जगह पे कोरोना की न्यूज चल रही है।
तो मतलब गवर्नमेंट का आजकल मेन देख लो सर, वो इलाज करने पे है, बस इलाज कर रहे हैं और बस ना सर कोई अब तो सर ये कर दिया ना, जिसको भी कोरोना है, जो कोरोना पॉजिटिव मिलता है उसका इलाज भी उसके घर पे ही होगा। क्योंकि बेड कम है हॉस्पिटल में, अवेलेबिलिटी नहीं है उतनी ना ज्यादा। सर ये रीजन नहीं है सर, ये और रीजन नहीं है सर, मेन रीजन ये है क्योंकि जो ये जो इलाज चलता है ना इसका कोरोना का, हाँ। ये 1% का मिनिमम अगर वहां पे रखे तो उसका खर्च 50,000 प्लस का है। आराम से। और इतना खर्चा सरकार उठा नहीं सकती हर बंदे का। अगर रोज के 500 लोग भी मरीज हो रहे हैं तो सरकार को मल्टीप्लाई कर लो सर, कम से कम इतना नुकसान तो डेली का है ही। और अगर वो घर पे रहेगा तो सिर्फ मेडिसिन से काम चल जाएगा। 20 से 25 दिन अगर वो अपने एक कमरे में बंद रहेगा तो वायरस है, एक टाइम के बाद वो भी उससे दूर होता जाएगा जब तक वो किसी और के संपर्क में नहीं आएगा। हाँ ये भी है। तो इस वजह से सर उसका इलाज घर पे चल रहा है ताकि उससे सब दूर रहे। अगर वो बाहर रहेगा तो फिर किसी न किसी और को भी चपेट मिलेगा। लेकिन और मेन सर इशू। डॉक्टर को भी तो है, डॉक्टर हाँ। का भी तो सर ये, अगर एक कोरोना मरीज मिलता है, एक डॉक्टर उसको चेकअप करने के 200 रुपीज से सॉरी 2000 रुपीज एक चेकअप के ले रहा है। सर देख लो अगर 100 आ गए तो सीधे पादरी उनकी तो होगी कमाई। हाँ ये भी है, लेकिन डॉक्टर को रिस्क भी उतना ज्यादा सर झेलना पड़ रहा है। कई डॉक्टर इसके चपेट में भी आ गए हैं इलाज करते करते, तो रिस्क भी इतना ज्यादा ही है। 69 हो चुके हैं सर डॉक्टर हरियाणा में, शायद 69 से 75 तक। तो चलो कोई नहीं, देखते हैं भाई हम कौन से इंडियंस में आएंगे, हम उन इंडियंस में आएंगे जो बचेंगे या उनमें आएंगे जिनको होगा कोरोना। लगता तो ऐसे एक न एक सर बार ये चपेट में ऐसा नहीं है सर कि हमें नहीं हुआ है, सर ऐसा नहीं कि हमें कि जो हम यहाँ पे अभी जितने भी प्रेजेंट हैं उनमें से किसी को कोरोना नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। कोई ये गारंटी से नहीं बोल सकते क्योंकि एक बार ये सबके अंदर से क्रॉस हो चुका है ये वायरस। हाँ ये तो मुझे भी लगता है, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे केस आए हैं, CBLU में हमारे डिपार्टमेंट के पास से आए हैं। और वो जिनकी जो कंडीशन सर ऐसी थी ना, जिनकी कंडीशन ऐसी थी कि जो मतलब लड़ सकते हैं, जो हेल्थी थे या फिर जो वर्कआउट वगैरह करते हैं, डाइट अच्छे प्लान लेते हैं, या जो बीमार नहीं थे, वो तो इस वायरस से बच गए। और जैसे बुजुर्ग हैं जो वायरस से लड़ नहीं सकते, उनके कैपेबल नहीं है, उनके जो कीटाणु या जो भी शुक्राणु हैं वो इस चीज के चपेट में आ जाते हैं सर। हाँ और ये ज्यादा सर जैसे जो ज्यादा मोटे लोग होते हैं ना, उनको भी ज्यादा डिफेक्ट करता है क्योंकि उनके अंदर जो पावर क्षमता होती है कीटाणु से या वायरस से लड़ने की, वो एक हेल्थी के मुकाबले कम होती है। अब जैसे या ये तो ज्यादा कुछ फास्ट फूड मजदूर खाते शिफ्ट हैं किए उनके। थे, जैसे मजदूर वगैरह भेजे थे, इनमें किसी को नहीं हुआ कोरोना केसेस, क्योंकि ये मजदूर काफी हार्ड वर्क करते हैं क्यों लाइफ में। सर, ये सुबह सुबह लगते हैं सर, शाम तक गर्मी में पसीना बहाते रहते हैं, तो वायरस भी उनका क्या बिगाड़ लेगा। हाँ उनकी अपने आप इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो फिजिकल वर्क और ज़्यादा सर करते जितने भी इंडिया में केस मिले हैं डेथ वाले, हैं। सारे 55-60 प्लस वाले ही मरे हैं अभी तक। हाँ ज़्यादातर उसी एज ग्रुप के तो लोग। रेयर चांस है, बहुत ही कम चांस है जो युवा का ऐसा हुआ हो कि जिसको कोरोना मिला और डेथ हुई उसकी। और जिसकी डेथ हुई है वो भी किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा था, कैंसर हो या फिर टीबी हो या फिर कोई HIV, इस तरह की कोई बीमारी उससे ग्रस्त था पहले से। तो फिर ये जो हमारे बड़े बड़े आदमी हैं, जैसे हमारे CM साहब हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, तो ये भी इनके चपेट में आ रहे हैं। ये पहली सर ये बीमारी सब ऐसी कुछ है तो जो दिखावा है भेदभाव नहीं कर सर। रही, गरीब आदमी को भी ये लपेट सर कर ले ये रही कोई है। बात नहीं है, सर ये ये कोई बात नहीं है कि भेदभाव नहीं कर रही। ये कुछ वो होता है ना कि पॉलिटिक्स का कि दिखावा। अच्छा। मेरे को नहीं लगता सर इनमें से किसी को भी कोरोना है, क्योंकि जो फर्स्ट चेकअप होता है ना, हाँ। चाहे आप जाके करवा लो, फर्स्ट चेकअप में आपका भी कोरोना पॉजिटिव बता देंगे। अच्छा अच्छा, जो 3 रिपोर्ट आती हैं उनसे टेम्परेचर, जाके। फर्स्ट रिपोर्ट में सर टेम्परेचर मैटर करता है, टेम्परेचर डिपेंड करता है कि क्या हालत है, कंडीशन कैसी है। अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम भी है ना तो भी आपको पॉजिटिव बता देंगे कोरोना। दूसरे चेकअप में जो रिपोर्ट आएगी ब्लड टेस्टिंग की, और जो अंदर की आती है, जैसे लार वगैरह का चेकअप होता है, सांस का अच्छे से कीटाणुओं को चेक किया जाता है, उनसे पता लगता है या नहीं सेकंड रिपोर्ट के अनुसार। अच्छा अच्छा ठीक, चलो ठीक है, आज ये हमारा टाइम खत्म होने वाला है। अब हम मंडे को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और आप सौरभ ओके ग्रुप सर। चेंज करने कह रहे थे, आपका करना है क्या फिर ग्रुप 2? सर अगर बच्चे उसमें 4-5 हो जाते सर, मैं ग्रुप 2 कर देना। नहीं ऐसा मेरे कुछ को नहीं है, सर देखो टाइम पास कर रहे हैं। तो अब आप देख लो ना जिस हिसाब से, क्योंकि अभी आप ग्रुप 1 में हो, मैंने आगे भी ग्रुप 1 ही भेजा हुआ है, वो पूरा फिर चेंज करना पड़ेगा दोबारा से सारा सिस्टम। सर ज्यादातर बच्चे ग्रुप 2 में अभी तक कितने बच्चे हैं ये बताओ सर पहले अभी तो। तो ग्रुप 2 में 6 बच्चे हो गए हैं, बाकी अब सारे ग्रुप 2 में ही है, जो 1 में नहीं है और 2 में अल्टीमेटली, तो उसमें भी तो सर 10-12 ग्रुप बच्चे हो 2 में जाएंगे। सारे सर ग्रुप 2 में वो बच्चे बाकी है सर जो व्हाट्सएप यूज नहीं करे, जिनको अपडेट नहीं मिल रहा, तो उनके बीच सर एक बच्चा तो ऐसा भी होना चाहिए जो हर चीज से अपडेटेड हो। तो अब उन तक अपनी बात कैसे पहुंचाए, आप ही बताओ।
सर उन तक बात तब पहुंचेगी जब वो ग्रुप 2 में हो जाएगी और उनकी क्लास लगने लग जाएंगी ना। चलो तब कोई मेरे नहीं, थ्रू अभी उनके तो मेरे पास पास पहुंच ये जाएंगे। 13 बच्चे हैं ग्रुप 1 के, मैं आपको सिलेबस कराऊंगा, टॉपिक कराऊंगा। ग्रुप 2 जब स्टार्ट होगा तब होता रहेगा, मैं अपने ग्रुप 1 को तो सर रखूंगा ग्रुप तैयार। 1 ही चलने दो सर, वैसे भी क्योंकि सिलेबस तो अपना स्टार्ट हो चुका है, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, तो फिर क्या दिक्कत है ग्रुप 2 में जाने की। वही तो, एग्रीकल्चर से क्योंकि रिलेटेड है। जैसे एग्रीकल्चर भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, रूरल सब्जेक्ट डेवलपमेंट है वो भी इजी सा सब्जेक्ट है, कोई टेक्निकल सिस्टम नहीं है, कुछ मैथमेटिकल नहीं है, कोई सर थ्योरेटिकल अकॉर्डिंग टू पोर्शन। एग्रीकल्चर अगर किसी को मार्क्स इंक्रीज करने तो ग्रुप 1 बेस्ट है। हाँ ये और तो अगर है। किसी को जनरल नॉलेज नहीं है, टेक्निकल इशू में किसी को आगे जाकर अपना बिजनेस स्टार्टअप करना है, फैक्ट्री वगैरह लगानी है, तो बिजनेस ही ग्रुप 2 बेस्ट है। हाँ वो तो देखो ठीक है, चलो ठीक है, ये खत्म होने वाला है टाइम सौरभ, हम अपनी क्लास यहीं खत्म करते हैं अब। ओके सर। ओके।